आपने जिस जिस क्षेत्र में चाय बागान खड़ा किया, वहाँ की आर्थिक उन्नति हुई, लोगों को रोजगार मिला, पर्यावरण की भी रक्षा हुई, एलिफेंट कॉरिडोर और माइग्रेटरी बर्ड भी आने लगे, तो बहुत सारा काम हुआ। और इसके साथ ये सारे सामाजिक योगदान के साथ साथ आपने इन क्षेत्रों में धार्मिक योगदान भी दिया है। तो थोड़ा आपने जो बागानों में धार्मिक योगदान दिया उसके बारे में हमें बताने का कृपा करें। देखिए, बागान तो हम देखते हैं कि वो गांधी जी के हिसाब से 70% से अधिक लोग देश में गांव में या रूरल एरियाज में बसते हैं। 25-30% लोग जो है मार्केट टाउन या सिटीज में बसते हैं। तो अगर रूरल एरियाज का विलेजेस का अगर डेवलपमेंट ठीक से किया जाए, इनका आर्थिक और सामाजिक विकास किया जाए, तो देश की सफलतम उन्नति हो सकेगा। और हर किसी को, आने वाली हर गवर्नमेंट को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस हिसाब से हमने, क्योंकि हमारा सेवा का जो आरएसएस का बैकग्राउंड रहा, उसके वजह से हमारे भीतर जो 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 छोटे तबके के लोग, उनके प्रति इतनी सहानुभूति या उनके प्रति इतना अटैचमेंट, जुड़ाव काम करने के साथ हो गया कि उनके ही बारे में हम ज़्यादा सोचने लगे। तो हम देखें कि हमारे इन रूरल एरियाज में इनके भीतर धार्मिक भावना तो है, लेकिन उस भावना को जगाए रखने के लिए भी मंदिर, भगवान की स्थापना जो है, वो बागानों में जरूरी है। तो उसको ध्यान में करते हुए हम अपने चारों बागान में वो अलग अलग देवी देवताओं की स्थापना किए, अलग अलग मंदिर बनवा दिए कि हमारे ये श्रमिक या जो कर्मी लोग हैं, वो भगवान से अपनी निकटता बढ़ावें, पूजा पाठ और उनके भीतर अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार वो डेवलप हों, तो ये अल्टीमेटली अपने भविष्य के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम वो रतनपुर से शुरू करते हैं। वहाँ बताया कि जब उस बागान में फर्स्ट पहुँचे तो कहीं भी हम रास्ते में मंदिर नहीं पाए थे, तो वहाँ हम हनुमान मंदिर का निर्माण किए। फिर मणिपुर टी स्टेट में गए तो वहाँ एक छोटा सा दुर्गा मंदिर था, बहुत ही, तो उस मंदिर को हम 9 दुर्गा मंदिर में कन्वर्ट कर दिए। वहाँ दुर्गा के 9 स्वरूप को वहाँ स्थापित किए और एक विशाल मंदिर का हम निर्माण किए हुआ। उसके साथ ही वहाँ जो है एक और हनुमान मंदिर, वो बागान के श्रमिक भी उसमें सहयोग किए। वहाँ बागान लोकल जो वो मंत्री था वो भी कुछ किया, हम भी बागान से किए। तो एक हनुमान मंदिर का भी, वो शक्ति के देवता हैं हनुमान जी, तो उसके लिए एक हनुमान मंदिर। फिर वहाँ एक और शिव मंदिर, बहुत विशालतम शिव मंदिर भी वहाँ बनाया गया। और
छोटे मोटे मंदिर तो बहुत है उस बगान में, लेकिन ये 3 बड़े बड़े मंदिर जो है आज, जहाँ बगान के तरफ से पुजारी रखा हुआ है जो सुबह शाम पूजा करता है, और उस मणिपुर के बाद फिर जब डरबी लिए तो यहाँ भी 3 मंदिर का निर्माण मैनेजमेंट के तरफ से कराया गया है। एक शिव मंदिर, एक राम जानकी मंदिर और एक हनुमान मंदिर। हाँ, और तीनों में विधिवत पूजा होता है, और लेबरों जिसका काफी प्रभाव हमारे श्रमिक या बगान के कर्मीगण पर पड़ा है, और आसपास का वातावरण भी काफी धार्मिक, शुद्ध, और उनके भीतर एक अच्छे आचरण का वो निर्माण हुआ है। तो इस तरह से आज बगानों में दूसरे एरियाज के अपेक्षा हमारे बगानों में काफी शांति, काफी सद्भाव, और आपसी भाईचारा, प्रेम बना हुआ वो देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में पाथिनी चारों तरफ से वो बांग्लादेश का बॉर्डर है, और आगे बॉर्डर फेंसिंग नहीं होने से वो खुला था, उधर से बांग्लादेशियों का आना जाना होता था, और सराउंडिंग भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था। तो उस एरिया में मस्जिद तो देखने को मिलता था, लेकिन कोई मंदिर नहीं था। तो उस बगान में भी हम 3 ठो मेजर मंदिर, पहले तो हनुमान जी का मंदिर बनाए जी, एकदम रोड साइड और पॉइंट पर, जहाँ से ज्यादा आदमी गुजरते हैं, तो वो एक हनुमान मंदिर कि हमको शक्ति दें। दूसरा एक राम जानकी मंदिर बनाए, फिर एक शिव मंदिर भी बनाए। वो शिव मंदिर पुराना था, वो बहुत टूट भांग गया था, जर्जर अवस्था में था, तो उसको भी हम रिनोवेट किए। तो रिनोवेशन तो हम और भी 3 मंदिरों का किया है, और एक शिव मंदिर, फिर और एक राम जानकी मंदिर, और एक ये बड़ा शिव परिवार मंदिर। तो करीब 6 मंदिरों का निर्माण जो है उस पाथिनी में भी हो गया है। तो आज वहाँ शिव जी का जलाभिषेक होता है साल में। उनको प्रसाद वितरण भी हम पूरे एरिया के जो भी भक्तगण आते हैं, वो शिवरात्रि के दिन जो है हम उनको प्रसाद खिलाते हैं, जहाँ कई हजारों, और ये जल भी लेके कांवर से भक्त आते हैं और शिव जी को जलाभिषेक करते हैं। तो इस तरह से, और समय समय पर वो कीर्तन भजन और ये सब, तो एक हम देख रहे हैं कि इस श्रमिकों के अंदर या आसपास के जितने कर्मी हैं, सबके भीतर एक आचरण में गुणात्मक परिवर्तन आया है। आज इतने सद्भाव या शांति, आपसी प्रेम, जिससे उस पूरे इलाके में एक शांतिमय सौहार्द और सद्भाव का वातावरण बन गया है। और उसके साथ साथ आज उनकी लाइवलीहुड की कोई चिंता नहीं है, अच्छे से अपना घर परिवार भी अभी चला रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ का भी उनको कुछ हम सहयोग कर पाए, जिसके लिए हमको निज में बहुत प्रसन्नता है, कि उस स्थिति को भी निर्माण किया, हम उबार दिए। हम लोग बात कर रहे हैं चाय उद्योग के सफलतम व्यक्तित्व माननीय श्री कमलेश सिंह जी के साथ। उनसे हमारा अगला सवाल है
कि आपने अब तक कुल कितने एरिया में चाय के पौधे लगाए हैं और इससे कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? एक्चुअली अभी तक 4 बड़े बागानों के रूप में हम डेवलप कर पाए हैं। वैसे तो ये चारों बागान पुराने बागान थे, लेकिन वो एबंडन और सिक हो गए थे, तो उनको रीप्लांटिंग करके और डेवलप किए हैं। तो वो करीब करीब नए हिसाब से ही डेवलप हो गए हैं कि उनमें प्लांट तो सब यंग हो गए और उनकी लॉन्जेविटी अभी काफ़ी लंबी होगी, जो दूसरे पुराने बागानों से बहुत अच्छे रूप में हो गए हैं। तो इस तरह से करीब हम 2500 हेक्टेयर से अधिक नए रूप में हम इन चारों बागानों को डेवलप कर लिए हैं। और इनमें बीच बीच में वो कुछ एडवर्स वेदर के चलते डाई बैक भी होता है, तो उसको इनफिल भी करते रहते हैं। तो लेकिन एरिया वाइज टोटल 2500, वो करीब करीब 2600-2700 हेक्टेयर प्लांटेशन टोटल में कर पाए हैं, जो शायद आज़ादी के बाद से, ब्रिटिश लोगों के जाने के बाद से कोई भी बागान या कोई भी प्लांटर अकेले कंटिन्यूअसली इतना कुछ नहीं कर पाया है। और प्लांट्स के हिसाब से अगर सोचें तो करीब करीब 5 करोड़ टी प्लांट्स हम लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक असंभव संख्या है। और ये टी प्लांटेशन को भी तो फॉरेस्ट और एरिया में काउंट होता है, क्योंकि ये लैंड को तो कवर अप करती है। तो उस हिसाब से ये बहुत वास्ट एरिया हो गया। और इसके साथ साथ और दूसरे ट्रीज भी लगाए हैं, करीब इसमें सेट ट्री के रूप में दूसरे अदर ट्रीज लगाते हैं। वो भी करीब करीब 3 लाख के करीब में वो सभी बागानों में मिलके लग चुका है। और उसके साथ जो है अदर ट्रीज भी लगे हैं, जैसे टिक ट्रीज भी लगाए हैं जहाँ चाय नहीं हो सकता था। कुछ रबर प्लांट्स भी लगाए हैं। तो इस तरह से काफ़ी ग्रीनरी और वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वो बागानों में लगा है। और इससे करीब करीब वो 4 से 5 हजार वर्कर प्रायः रेगुलर काम कर लेते हैं। हाँ, वो रेगुलर 30 दिन नहीं करते, वो कुछ दिन करते हैं फिर बंद होते हैं, नहीं आते, फिर दूसरे आते हैं। इस तरह से करके टोटल संख्या तो 20,000 हो जाएगा। और फिर उनके डिपेंडेंट लेके तो बहुत हो जाएंगे। एक एक के 4-4, 5-5 का अगर फैमिली पकड़ा जाए तो बहुत संख्या हो जाएगी। तो इतने का लाइवलीहुड जो आगे अनसर्टेन था, अभी हाँ सर्टेनिटी में बदल गया है, क्योंकि ये बागान नए रूप में डेवलप हो गए हैं। तो उनको काम अगर करेंगे तो उनको खाने पीने का तकलीफ नहीं होगा। यहाँ कोरोना पूरे देश में था 2 साल तक, इससे चाय बागान भी प्रभावित हुआ है। और कोरोना के बाद से चाय बागानों की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तो
चाय बागान और उसके श्रमिकों के भविष्य के बारे में आपका क्या सोचना है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप बहुत ही अनुभवी और दायित्ववान व्यक्ति हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इस बारे में आपका क्या विचार है। देखिए, टी इंडस्ट्री आसाम के लिए एक मेजर इंडस्ट्री के रूप में है और गांधी जी के सपनों को ठीक ठीक ये इंडस्ट्री पूरा करती है, क्योंकि ये रूरल एरियाज में है और रूरल में रहने वाले जितने ये श्रमिक हैं या दूसरे वो डाउन टोडन पीपुल्स हैं, हाँ, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके जीवन यापन के लिए ये सबसे जरूरी है। हाँ, इसमें अगर टोटल टर्नओवर की बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 25-30 हजार करोड़ की इंडस्ट्री होगी। हाँ, तो लेकिन इस छोटे से इन्वेस्टमेंट में इतना ह्यूज पॉपुलेशन को जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सबसे बड़ा चीज़ वो है। इस इंडस्ट्री को एक सोशल इंडस्ट्री के रूप में लेना चाहिए और गवर्नमेंट को इसको उस जैसे वो डाउन टोडन पीपुल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है जो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन उन स्कीम्स के साथ में इनका परमानेंट जो लाइवलीहुड का जो सोर्स है ये टी इंडस्ट्री, इस टी इंडस्ट्री के बारे में वो बहुत गहराई से और विशेष जोर देके इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री जो आज 200 सालों से चल रही है, हाँ, और आगे भी सैकड़ों साल तक चले, हाँ, उसके लिए वो कारगर गवर्नमेंट को वो उपाय करना चाहिए। इस इंडस्ट्री को चलाने का एक ही क्राइटेरिया है कि चाय से जो वो प्राइस मिलता है वो प्रोडक्शन में होने वाले खर्च से अधिक हो। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद से प्रोडक्शन भी घटते जा रहा है, लोगों का अवेलेबिलिटी भी कम हो गया है, वर्कफोर्स घटते जा रहा है और एडवर्स वेदर भी चल रहा है और मार्केट में टी प्राइस भी बढ़ नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट को टी प्राइस को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, कैसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से अधिक रेट में चाय की बिक्री हो, तो इस पर अगर सरकार ध्यान देगी तो ये बागान बच जाएंगे, जिस पर शायद सरकार का ध्यान नहीं है और इस नाते बहुत दयनीय स्थिति में टी इंडस्ट्री चल रही है। और हमने तो होल लाइफ दे दिया लेबरों के लाइवलीहुड की व्यवस्था करने में और आखिर में जो ये स्थिति देख रहे हैं उससे बड़ा हमको खुद को बहुत तकलीफ हो रहा है। और लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, इसमें सहयोग हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर अगर सक्रिय रूप से ध्यान देगी तो ये निश्चित जो है इस क्राइसिस से उबर जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट के लोगों को कुछ भ्रम है कि चाय उद्योग बहुत फायदा कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें बड़े बड़े ग्रुप जो है आज सरवाइव नहीं कर रहे हैं, उनका ह्यूज लॉस हो रहा है, जिसके चलते वो बागानों को वो छोड़ के जा रहे हैं और इनको लेने वाले ये ट्रेडर आ रहे हैं और ट्रेडर को कोई आइडिया नहीं है और ट्रेडर वास्तव में उनका कोई इस्टेब्लिशमेंट कास्ट नहीं है
और उनको लॉस नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी को जब तक चलेगा रुइंड करके और अपना पैसा वो निकाल लेंगे। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो बगानों को चलाएगा वो बगान के असेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा और न करता है, इसीलिए उसका खर्च भी ज़्यादा आता है। उसको चलाने के लिए अच्छे अच्छे वो ऑफिसर्स को रखता है। लेकिन ये नए जो ट्रेडर्स आ रहे हैं ये एकदम चीपेस्ट एम्प्लॉइज रख रहे हैं जो जिनको कोई आइडिया नहीं है टी इंडस्ट्री के बारे में, और उनसे वो भविष्य की अच्छाई के बारे में नहीं सोचा जा सकता।